हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हेलो दीदी, कैसी हो आप? और आज आप हमें क्या पढ़ाने वाली हैं, जरा बताएंगी? आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर, वो भी मैथ सब्जेक्ट का। तो क्या तुम पढ़ने में इंटरेस्टेड हो? हाँ दीदी, मैं तो कब से पढ़ने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से ही आप शुरू कर दीजिए अब क्लास। मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। आई एम सो एक्साइटेड। ठीक है, तो चलो क्लास में चलते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला लेसन, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज जो है प्रारंभ की थी, और इस प्रक्रिया में आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला था। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कुछ, वहाँ पर भी हमारा परिभाषाएं थी। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमने जाना था। तो एक बार ऐसा करते हैं कि हम पहले उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं, छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली परिभाषा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जो हम पढ़ते आए बचपन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके आगे जितनी भी ये जो संख्याएं हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। सेकेंड हमें दे रखी है यहाँ पे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्याओं के समूह के में जीरो को आगे रखकर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4। अब देखिए, सिर्फ इनमें अंतर क्या है? प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 2 3 4 5 6 लगातार ये होती हैं, और जो पूर्ण संख्या होती है वो ज़ीरो लगा देने से, इन नंबर्स के आगे ज़ीरो लगा देने से, यानी काउंटिंग 1 से स्टार्ट ना करके 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटें और एक से कटें अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि क्या होती है? वैसी संख्याएं जो या तो अपने आप से कटेंगी या तो एक से कटेंगी, लेकिन और किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 और 11। अब इस उदाहरण से आप एक और चीज़ समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है? एक सम संख्या है, लेकिन 3 क्या है? यहाँ पे विषम संख्या है। तो यानी कि अभाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती है। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। अब ये चौथा पॉइंट, जिसका नाम है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे। जो कम से कम 3 संख्याओं से कटती है उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि 4। ठीक है। 4 को हम किससे काट सकते हैं? 4 को हम 2 से काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं। तो हम कम से कम 3 संख्याओं से काट सकते हैं। यानी कि 3 संख्याओं का मतलब ये है कि 2 संख्याएं तो, एक तो वो स्वयं हो गई, दूसरी हो गई एक, और तीसरी कोई अतिरिक्त संख्या भी हो जिसके द्वारा हम उसे काट सकते हों। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्या। जो विभाजित हो जाएं, जो कट जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसी प्रकार से आगे है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्याएं वैसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है। जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? केवल एक हो, उन्हें हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है 3,4 और 3,13 और 8,15। तो ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या मतलब है? उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है इन दोनों का जो होगा कॉमन एक ही ऐसा नंबर होगा जिनसे ये दोनों कटते होंगे। ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल 3 और 4 की बात की जाए, 3,4, तो 3 क्या होता है? 3 जो है वो एक से कटेगा और 4 भी एक से कटेगा। तो इस तरीके से ये दोनों नंबर क्या हो गए? आपस में सह अभाज्य संख्याएं हो गई। तो यानी कि वैसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन, यानी कि ऐसा हो गुणनखंड जो कि केवल एक हो, केवल क्या हो? एक हो, उसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। फिर है छठा वाला। यहाँ पर छठा वाला है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि इंटीगर। ठीक है, पूर्णांक। तो वैसी संख्या जो जीरो के साथ, वैसी संख्या जो जीरो के साथ साथ ऋणात्मक और धनात्मक भी हो। जैसे कि -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। अब देखो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। और पूर्ण संख्या में हमने 1 के आगे 0 लगा दिया, तो अब हमने काउंटिंग 0 1 2 3 4 की। और पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में हम माइनस भी लेते हैं और प्लस भी लेते हैं, और बीच में 0 आता है ना, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। आगे है सम संख्या।
सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, यानी कि जो 2 के पहाड़े से कटती हैं संख्याएं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी सम संख्याएं हैं। आगे है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे, यानी कि जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से कट जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में आता है जैसे 1, 3, 5 और 7, और ऐसी बहुत सारी संख्या हैं। जैसे 13 भी हम ले सकते हैं इसमें, कि हम 13 को भी नहीं काट सकते, 11 को भी नहीं काट सकते। तो हम 2 से जिन संख्याओं को नहीं काट सकते हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अब आपके अंदर ये भी बात आई होगी कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या में फिर क्या अंतर है। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटती हैं, लेकिन विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं और एक से तो कटती हैं लेकिन 2 से नहीं कटती हैं, हो सकता है उसके अतिरिक्त किसी और नंबर से कटती हों। ठीक है, जैसे कि 27 की अगर हम बात करें, 27, तो 27 क्या होता है? 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, लेकिन वो 2 से नहीं कटता है, तो वो क्या हो गई? एक प्रकार की विषम संख्या हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो और Q के बराबर 0 ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बटे में नीचे की संख्या वो 0 नहीं होनी चाहिए। इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि ये 3/2 और 4/5, यानी कि ऐसे अनुपात में 2 संख्याएं जिसमें नीचे की जो संख्या हो, यानी कि नीचे क्या होता है? हर होता है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अंडर रूट वाली वैसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्ग ना हो, उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी कि ऐसे अंडर रूट्स जिन्हें हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात अंडर रूट 9 की करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 होता है, यानी कि अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन इसी जगह पर अगर हम अंडर रूट जो है 5 ले लें तो क्या होगा? हम इसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर इसकी जगह 4 होता तो उसका 2 आता, लेकिन 5 है तो हम इसे नहीं कर सकते पूरा पूरा, हम इसका वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये ऐसी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है √13, अब यहाँ हिंदी में रूट लिखा है, इसका मतलब ये है अंडर रूट 13 और ये अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं हो गई। फिर है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं भी हो जिसमें अपरिमेय संख्याएं भी हों, तो इनका जो एक ग्रुप होगा उसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या या रियल नंबर। जैसे कि 3/2, 4/2, √13, √3, तो ये सारी किसमें आ गई? जिसमें ये सारी आएंगी उन्हें हम वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। यानी कि इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये दोनों ही वास्तविक संख्या का रूप होती हैं। तो आप लोगों को ये सारी परिभाषाएं मैंने समझा दी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं इसे। तो इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो जैसा कि नाम से विदित होता है कि न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप से संबंधित होता है। साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आर प्राप्त हो जो कि बी से छोटा हो। ठीक है, मतलब यह कहने का क्या है? धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, धनात्मक पूर्णांक, अभी आपको पूर्णांक की परिभाषा बताई है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इसकी बात होती है। ठीक है, तो ये आते हैं पूर्णांक आपके। तो पूर्णांकों में क्या है कि आपका जो पूर्णांक ए होगा और जो एक पूर्णांक बी होगा, इनको जब हम इस प्रकार विभाजित करेंगे, यानी इस तरीके से लिखेंगे, तो जो हमें शेषफल मिलता है वो आर मिलता है। तो जो आर शेषफल होता है वो बी से हमेशा छोटा होता है। यही बात यहाँ कही जा रही है। ठीक, आगे है, यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इनके अनेक अनुप्रयोग हैं। इसमें हम कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, मुख्यतः इसमें हम क्या करेंगे? एक HCF के रूप में हम इसे देखेंगे। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा HCF के बारे में। दूसरी ओर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल से होता है।
अब देखिए आगे इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ देख सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है, जिन्हें भाजित किया जा सकता है और उन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि अगर हम कोई भाज्य संख्या ले लें तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 9, भाज्य संख्या 9, ठीक है। तो 9 एक भाज्य संख्या हमने ले ली है और हमें क्या बताना है यहाँ पे कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। और 9 क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है वे जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से कटती है। तो 9 को हम 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 3 × 3 9 होता है, लेकिन 3 क्या है, अभाज्य है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में हम एक भाज्य संख्या को दिखा सकते हैं। यही ये लाइन का मतलब था, ठीक है। आगे है, परंतु इसके प्रत्येक गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम गणित के आधारभूत प्रमेय के 2 मुख्य अनुप्रयोग देखेंगे। एक तो हम इसका प्रयोग कक्षा 9 में देख चुके हैं। हम जैसे हमने कक्षा 9 में देखे थे, ये √2 3 √3 वाले इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सिद्ध करना देखा था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ इसका प्रयोग हम इसलिए खोजने में करते हैं, जैसे परिमेय संख्या P/Q है तो Q = 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो इसमें दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत होगा, तो ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अगर किसी ने मुझसे नहीं पढ़ा या वो भूल गया है तो एक बार 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। पहले चैप्टर में ये मैंने शांत और अशांत के बारे में बताया है वहाँ बहुत अच्छे से। अब है आगे क्या है कि ऐसा हम P/Q के हर Q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करते हैं। आप देखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड से P/Q के दशमलव प्रसार की प्रकृति का पुनः पता लगाया जा सकता है। तो आइए अपनी खोज प्रारंभ करें। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। अब देखिए यहाँ पर भी आपको उसी हिसाब से दे रखा है, वही सारी बात जो अभी हमने ऊपर समझी है। जैसे कि यहाँ पर 1771 है तो ये एक भाज्य संख्या है। इसके अभाज्य संख्या क्या क्या है, 23 है, 11 और 7, ठीक है। तो ये क्या है, स्वयं और एक से ही विभाजित होती है और इन सबका गुणनफल इस भाज्य संख्या को लाता है। इसी तरीके से ये उदाहरण ये सारे उदाहरण इसी प्रकार से दे रखे हैं आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपके संग्रह में सभी संभव अभाज्य संख्याएं सम्मिलित हैं। इस संग्रह की माप के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या इसमें परिमित संख्या में पूर्ण सम्मिलित है, पूर्णांक सम्मिलित है, अथवा अपरिमित रूप में अनेक पूर्णांक सम्मिलित हैं? तो उसमें हमारे जो ये संग्रह निकलेगा, या सनी संग्रह का मतलब है ये इसका जो कलेक्शन है गुणनफल का, ये कौन कौन सी संख्याएं आई हैं, तो ये पूरी तरह से अभाज्य संख्याएं होंगी या फिर भाज्य संख्याएं भी इनमें सम्मिलित होंगी, या पूर्णांक जो है सम्मिलित होगा, या इसमें अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से सम्मिलित होंगी। तो इसमें क्या होगा, इसके आगे हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पर है, हम एक गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करेंगे जिससे आप पूर्व परिचित हैं। आइए एक बड़ी संख्या मान लेते हैं 32,760 और इसका गुणनखंड देखते हैं। तो ये गुणनखंड की विधि हमारी पुरानी है, ठीक है। हमने 2 से इसको भाग दिया, फिर हमारे पास ये बचा, फिर हमने 2 से इसको भाग दिया तो ये बचा, फिर हमने इसको भाग दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, हम इसको भाग देते गए और अंत में हमें जहाँ पर प्राप्त हुआ आपको, इसको इससे भाग देने पर ये शेषफल, और फिर जब हम इसको 13 से ही भाग दे देंगे तब हमारा पूरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड निकले यहाँ पर। इस प्रकार हमने 32,760 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया और हमें क्या परिणाम मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक। यानी कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ पे 3 बार आया है इसलिए यहाँ पर 2 की घात 3 लिखा हुआ है, 3 2 बार आया है इसलिए 3 की घात 2 लिखा है, 5 एक बार इसलिए 1 बार लिखा है, 7 एक बार और 13 एक बार है तो 1 बार, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसी तरीके से आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनखंड दिखाए गए हैं, तो इस तरीके से आप और संख्याओं का गुणनखंड निकाल सकते हैं। अभी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में, तो ये आपकी एक प्रमेय है, इसको जान लेते हैं। ये प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो भाज्य संख्या होती हैं वो अभाज्य संख्याओं का ही तो गुणनफल का संग्रह होता है। जैसे हमने 9 = 3 गुणे 3 के केस में देखा तो क्या था, ये भाज्य संख्या थी। जो अब हम चलते हैं अपने उदाहरण की तरफ।
उदाहरणों को देख लेते हैं। उदाहरण 1 जैसे आपको दे रखा है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n का अंक 0 पर समाप्त होता है। अब देखिए, प्राकृत संख्या मैंने भी बता दिया आपको, तो यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। सीधी सी बात है, अगर n की वैल्यू कोई ऐसी है जिसमें लास्ट में अंक क्या हो, 0, जैसे कि 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी होगा, लास्ट में 0 होगा, तो जो 0 होगा तो 0 क्या होगा, 0 आएगा। 0 आता है जिस संख्या के आखिर में, वो 5 से विभाजित होती है, यानी कि अंत में क्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। तो यह संभव नहीं है। क्यों यह संभव नहीं है? क्योंकि 4 की घात n बराबर क्या हो सकता है, 2 की घात 2 इंटू n, ठीक। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि n का मतलब कितना है, तो हमने इसीलिए इसे n से गुणनखंड दिखा दिया। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की घात n के गुणनखंडों में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसका अंक जिसके लिए 4 की घात अंक 0 पर समाप्त होगी। तो ऐसी कोई भी संख्या यहाँ नहीं है। आगे है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF और LCM अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। ऐसा करते समय इस प्रमेय के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, यानी कि जब ये बात बताई गई थी कि दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF और LCM अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो आपको इसका नाम नहीं बताया गया था। आगे हम देखते हैं उदाहरण 2 की तरफ। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें यूज़ करनी है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की विधि और हमें निकालना क्या है, HCF और LCM, और ये दो संख्याएं हमको दे रखी हैं। तो निकालने का तरीका क्या है, देखिए 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो 6 क्या होगा, अगर हम ऐसे ही निकालें गुणनखंड तो क्या होगा, 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 3 ज़ा 6, 3 से काटेंगे तो आएगा 1, और 3 इंटू 2 ही तो 6 होता है, यानी कि इसके गुणनखंड क्या होंगे 2 इंटू 3। तो वही यहाँ दे रखा 2 इंटू 3। अब आप सोच रहे हैं इसके ऊपर 1 पावर क्यों लगी, क्योंकि 1 टाइम है तो आप पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे 20 जो दूसरी संख्या थी, इसका भी हमने गुणनखंड निकाला तो वो क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, यानी 2 की घात 2 और 5। अब जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि आप HCF 6,20 बराबर 2, क्यों, क्या पे क्या है 2, और यहाँ LCM के लिए 6,20 का मान क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। क्यों, क्योंकि देखिए जब 6,20 हमने HCF में लिखा है तो HCF में हम क्या करते हैं, HCF में हम सिर्फ कॉमन पॉइंट्स को लेते हैं। कॉमन पॉइंट्स में जैसे कि अगर हम बात करें 6 और 20 में कॉमन क्या है इसके गुणनखंड में, तो सिर्फ ये जो है ये 2 ही कॉमन है दोनों में, और कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये जो 2 आ गया ये 6,20 का HCF हो गया। लेकिन अगर हम बात LCM की करते हैं तो LCM में जितना भी कॉमन होता है सब लिया जाता है, कॉमन के अलावा भी जितना भी आता है वो सारा आता है। तो इसीलिए 2 गुणे 3 भी लिया गया है और 2 गुणे 5 भी लिया गया है। तो 2 गुणे 5 और 2 गुणे 3 ये आपका क्या हो गया यहाँ पर LCM में आ गया। इसलिए HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो HCF की वैल्यू यहाँ पर वो भी निकल के 2 आ गई है। और प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल तथा LCM जो आपका आया है 2 गुणे 3 गुणे 5, उस संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे पहली घात का गुणनफल होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दे रखा है इसको समझाने के लिए, तो वो ये है, यहाँ पर उपरोक्त उदाहरण से आपने देख लिया कि HCF 6,20 और LCM 6,20 अगर इनका आपस में गुणा कर दें तो 6 गुणे 20, यानी कि वास्तव में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम इसकी जांच कर सकते हैं कि नहीं दो, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि नहीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF A, B गुणे LCM A, B बराबर A इंटू B होता है। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलता है, यानी कि A और B दो संख्याएं, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है HCF इंटू LCM के। यानी कि अगर आपको इन सवाल में इन तीनों में से कोई भी चारों में से कोई भी 3 चीज़ दे रखी तो आप एक चीज़ आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। यदि आपको याद ना रह जाए तो आप इसे कॉपी में लिखिए, वैसे आप नोट्स साथ में बनाते चला करिए,
ठीक है। तो HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी। ए और इंटू बी क्या है, इसके आप लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब यदि हमने उनका HCF पहले से ज्ञात रखा है और दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। LCM अगर HCF पहले से ज्ञात है तो LCM भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल 3 देखते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल 3 आपसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM भी निकालिए। इसके लिए हमें क्या करना है, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं। फिर गुणनखंड से हमें 96 का जो प्राप्त हो क्या है, 2 की घात 5 गुणे 3 और 404 के लिए 2 की घात 2 गुणे 101। अब इन दोनों पूर्णांकों का जो HCF आएगा, तो HCF निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 इसमें भी इन्वॉल्व है इसलिए, ठीक है। तो वो हमारा HCF हो गया। और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4, तो ये हमारा HCF आ गया। अब हम बात करें LCM की, हमें निकालना है LCM। तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा है LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक। अब हमें HCF पता है और हमें क्या पता है, दोनों संख्याएं भी पता है, तो क्या हम LCM नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, LCM इक्वल टू, अब ये HCF मल्टीप्लाइड में है इधर, तो ये इधर आके बटे में चला गया और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या बन गया, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9696 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखा आपने कितना आसान है ना। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में है कि संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब जब आपने फिर से HCF और LCM निकाल लिया तो आप HCF निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। और आप HCF निकाल लेंगे तो LCM निकाल ही लेंगे। तो अब आपको यहाँ पे कितनी संख्याएं दे रखी है, 3 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, 3 संख्याएं दे रखी हैं। तो अब हमें क्या करना है ऐसे केस में देखिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनफल निकालना है, उसकी फिर जो है HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये किया HCF इनको तोड़कर इनका गुणनखंड निकाला, ठीक, या हमें इनका गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब देखिए 2 की घात 1 और 3 की घात 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, ठीक है, सबसे छोटा यही है। तो HCF हमारा क्या होगा, HCF हमारा हो जाएगा इनका 6, 72 और 120 का HCF 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1, क्योंकि जो सबसे छोटी घातों वाली संख्या होती है वही HCF होती है, ठीक। और 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 और 5 की घात 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होगी, तो जो कि तीनों संख्याओं से संबद्ध होगी। इसीलिए हमारा LCM क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 यानी कि 360। देखिए जो सबसे छोटी घातें होंगी वो हमारी HCF में आएंगी और जो सब बड़ी घातें होंगी वो हमारी LCM में आएंगी, ठीक। तो हमने इस तरीके से HCF और LCM दोनों निकाल लिया। अब क्या है, अब हमारा ये है कि ध्यान दीजिए 6 गुणे 72 गुणे 120 जो है वो बराबर नहीं है HCF के HCF गुणे LCM की, यानी कि क्या है कि 3 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया, यानी कि जो हमने सूत्र पढ़ा है HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये तो बिल्कुल भी सही है। लेकिन अगर हमारे पास 3 संख्याएं दी हैं तो हम तीसरी भी संख्या को यहाँ पर जो है ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये नियम सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही सीमित है, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, तो पहला है 140। तो चलिए अब हम इसे अपने बोर्ड की तरफ करते हैं चल के। तो करते हैं हम अपना गुणनखंड यहाँ पर। तो गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 140, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे 140 का गुणनखंड। हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटी संख्या से, तो हम यहाँ पे 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 से जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। 2 7 14 होता है, ठीक है। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 3 6 होता है और 2 5 10 होता है। अब जिसमें 5 आ रहा है लास्ट में, तो या तो वो 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा। तो ये 3 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। तो 5 7 35 होता है और 7 1 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
तो यानी कि हमारे जो गुणनखंड हमको निकालने हैं वो क्या निकले हमारे 2 × 2 × 5 × 7। तो हम इन्हें क्या लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। ये किसके बराबर है 140 के बराबर है 140। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, तो हम अपना सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है 156। ये हमारा 156 का निकालना है, तो चलिए हम इसे भी निकालते हैं। 156 6 क्या है आखिरी है। देखिए इसे काटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमें पता चलता है कि कौन सी संख्या से जाएगी। आखिरी का अंक अगर सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक, तो ये सम संख्या है, इसका मतलब आपको शुरुआत करनी है 2 से ही। ठीक है, तो हम 2 से इसे काटेंगे तो 2 7 14 और 2 8 16। ठीक, फिर 2 3 6 और 2 9 18। अब आपका हो गया 39। अब 39 किसके टेबल से जाता है, 39 जो होता है वो 3 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 3 और 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ 13 जो होता है वो एक अभाज्य संख्या होती है, तो वो किसी से नहीं जाती, इसलिए वो स्वयं से ही जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे गुणनखंड 156 इज इक्वल्स टू, इसके गुणनखंड क्या हैं, तो वो है 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 13, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि काफ़ी इजी है। तो आपका ये जो थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में है ये आपका, और आप ये वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चंस को ज़रूर करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगी। ठीक है, आप लोग अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं, और अगर आपको आएगा ही नहीं तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा है ना। इस बार आपका क्लास 10th है तो आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। तो आई होप आप लोग ये होमवर्क ज़रूर करेंगे और मुझे आंसर ज़रूर भेजेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है या नहीं। 26 और 91। ठीक है, फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं 26 और 91, ये वाला। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 26 के लिए हमें 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, 26 का भी और 91 के भी। ठीक है, तो 26 का जब हम निकालेंगे फिर हम 2 से करेंगे, तो 2 1 2 2 3 6, और ये फिर 13 ही तक सीमित रह गया, यानी कि हमारे पास क्या मिला हमें 2 × 13। ठीक है, यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो गए 2 × 13। अब हम बात करें अगर 91 की, तो 91 किससे कटेगा, 91, तो ये जाएगा 7 से, 7 1 7। ठीक है, और 7 3 21। तो हमारा HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है 13, यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा हमारा 2 × 7 × 13। ठीक है, तो ये हमारा LCM होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 7 × 13 करेंगे तो आएगा हमारा 182। तो हमारा LCM क्या आ गया 182 और HCF आ गया 13। अब हम इसे चेक कर लेंगे, हमें क्योंकि इसकी जांच करनी है कि ये हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, तो हमें जांच करनी है। तो HCF 13 है, LCM 182। तो फॉर्मूला है HCF × LCM इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A × B। तो HCF हमारा 13 है, LCM हमारा 182 है, और हमारा A की वैल्यू 26 है, B की वैल्यू 91 है।
वो हमारा आएगा इतना ही आएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल की जांच भी हो जाएगी, इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा भी हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी के क्वेश्चंस आपको सेकेंड और थर्ड वाले जो आपके क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क में करने हैं। ये जैसे आपको सेकेंड और थर्ड दे रखा है 510 और 92 और इसके अलावा 336 और 54, तो ये आपको होमवर्क में करने हैं सेकेंड और थर्ड वाला। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्णांकों के हमें HCF और LCM निकालने हैं। तो हमारे यहाँ पे दे रखा है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का हम एक साथ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि से HCF और LCM। देखिए, अलग अलग भी कर सकते हैं और आप एक में भी कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 12 का निकाल लीजिए, यहाँ पे 15 का निकाल लीजिए और यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, 21 का निकाल लीजिए। ठीक है, अब 12 का निकालेंगे तो 2 से पहले 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या आया आंसर, यहाँ पर हमारा आएगा जो गुणनखंड आएगा वो हमारा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अगर हम 15 का निकालेंगे तो हमें इसे 3 से शुरू करना पड़ेगा। तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, यानी कि इसका क्या निकलेगा 3 गुणे 5। ठीक है, 3 गुणे 5। अब अगर हम इसका कर दें 21 का तो हम इसे 3 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या एक विषम संख्या है एक, जो कि 2 से नहीं कटती है, इसलिए हम इसी के लिए स्टार्टिंग करेंगे 3 से। तो 3 7 21, तो यहाँ पे 7 एकम 7, यानी कि इसके लिए क्या आएगा उत्तर, तो इसके लिए आपका आएगा 3 गुणे 7। अब हम बात करें यहाँ पर HCF की और बात करते हैं LCM की। तो LCM यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब हम इसे आपस में गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 420। ठीक है, तो हमारा LCM क्या हो गया 420 आ गया और हमारा HCF क्या हो गया 3 आ गया। इसीलिए मैंने इस बार सारे क्वेश्चन नहीं कराया है, आपको एक एक क्वेश्चन करके बता दिया है और आप इसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और नहीं आता है तो आप बेफिक्र होकर के कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको हमेशा मेरा कमेंट सेक्शन ऑन मिलेगा, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कभी भी और आपको दूसरे ही दिन आपका आंसर मिल जाएगा। हो अगर पॉसिबल हुआ तो उस दिन भी मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन तक आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि DG एजुकेटेड इंडिया का एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप लोग उसे यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर जा कर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जा कर के वहाँ डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी लाने वाले हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फ़िलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306, 657। ये 2 डिजिट्स दे रखी हैं, उनका आपको HCF दे रखा है 9। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है आपकी 657। इसका आपको HCF दे रखा है, तो HCF आपको 9 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यानी कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A इंटू B। ठीक है, दोनों संख्याओं के गुणनफल को A और B से दिखा रहे हैं। A पहली संख्या, B दूसरी संख्या। तो HCF आपको 9 दे रखा है, LCM आपको निकालना है
और आपको ए भी पता है, बी भी पता है। ए है 306 और बी है आपका 657। तो अब आपको क्या है, अब सिर्फ यही तो निकालना है। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाइड में, अगर हम इसे यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ ये बटे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 9 यहाँ से उठ के, ठीक है। अब ये जब यहाँ आ गया तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर 9 से काटे तो 9 1 = 9, ठीक है। 9 3 = 27 और 9 4 = 36। अब हमें 34 से 657 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आएगा ठीक है। तो हमारा ये आंसर आएगा 22338, 22,338। ये हमारा एलसीएम निकला और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप एक बार खुद से गुणा करके देख लीजिएगा। तो आपका कितना क्वेश्चन इजी था ना, ये अभी हमने पढ़ा था। बस यही फॉर्मूला लगाना है, HCF × LCM = दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हमें ये बात पता है कि 6n जो है, ठीक है, उसमें n जो है वो एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। यह हमें प्रश्न में भी दे रखा है कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। और माना कि जो 6n है वो जो है 0 पर समाप्त होती है, ठीक है। 0 पर समाप्त होती है, सबने मान लिया है कि समाप्त होती है, ठीक है, समाप्त होती है। तो इसके आगे का हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है और 6n जो है वो 0 पर समाप्त होती है। तो जब जो है अगर अंक 0 पर समाप्त होगा तो इसका क्या कारण है, अंक अगर 0 पर समाप्त होता है तो इसका मतलब ये है कि ये 5 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। ये जो n वाली संख्या होनी चाहिए वो 5 से विभाज्य होनी चाहिए, 5 से विभाजित होने वाली होनी चाहिए। और अगर हम बात 6 की करें तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3, 2 और 3, 3 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आता है, ठीक है। तो यानी अगर 6 की पावर n की बात करें तो वो पावर होगा 2 × 3 की पावर n, राइट। तो इसके विभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 की पावर n के 2 × 3 की पावर n, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं। सबसे पहला हम उतारते हैं, हमें दे रखा है 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। और दूसरी हमें क्या दे रखी है, दूसरी हमें दे रखी है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। अब अगर बात करें गुणों वाली संख्या की, यानी कि जो गुणनफल में है सारी, वो ये सारी संख्याएं, इतनी संख्याओं की अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की, तो ये गुणे में है। इसका मतलब ये किसी एक संख्या का गुणनखंड है। तो ये जब किसी एक संख्या का गुणनखंड है तो ये एक संख्या हुई और ये दूसरी संख्या हुई। आप समझ रहे हैं ना, ये किसी एक संख्या का गुणनखंड है। अगर मैं इसे गुणा कर दूँ तो एक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, और उस संख्या का अगर मैं गुणनखंड निकालूँ तो मुझे वापस ये प्राप्त हो जाएगा। तो किसी संख्या का गुणनखंड है और ये एक अलग संख्या। अब इन दोनों में खास बात क्या है, खास बात यह है कि दोनों में एक अंक ऐसा है जो कि कॉमन है। क्या है वो, इसमें भी 13 कॉमन है और इसमें भी 13 कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, उस 13 को
कॉमन लेके बाहर ले लेंगे। तो हम जब इसको 13 को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा 7 गुणे 11। इस वाली में यही बचेगा हमारा, ठीक है। और प्लस हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे हम यहाँ पर 1, क्योंकि हमने इस 13 को भी कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये पूरी डिजिट जो है वो एक ब्रैकेट में ही रहेगी, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 गुणे 11 क्या हो गया 77, यानी कि 13 बाहर रहेगा, अंदर आएगा आपका 77 और प्लस 1 ये भी है तो क्या हो जाएगा ये 78, यानी कि ये क्या बन के आ जाएगा 13 गुणे 78, ठीक है। 13 गुणे 78, यानी कि इनको गुणा करके जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या होगी, अभाज्य होगी या भाज्य होगी। कॉमन सी बात है वो भाज्य ही होगी, क्योंकि वो 13 से भी विभाजित होगी और 78 से भी विभाजित होगी। और भाज्य संख्याओं का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या हो वो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जानी चाहिए। तो ये संख्या क्या है, यानी कि जो पहले वाली संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। अब अगर हम दूसरी वाली संख्या की बात करें तो इस पूरी संख्या, ये एक संख्या है और फिर यहाँ पर यहाँ तक ये एक संख्या और ये फिर 5 एक अलग संख्या हो गई। अब इनमें भी हम सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। इसमें कॉमन 5 है तो हम इसमें 5 को बाहर ले लेते हैं। जब हम 5 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, और प्लस 1, यानी कि 5। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसे पूरा गुणनफल निकालेंगे जब, तो हमारा आएगा 1008 और प्लस 1, यानी कि ये क्या आ गया 5 गुणे 1009, यानी कि 5 गुणे 1009, यानी कि ये भी क्या है, ये भी इसी संख्या की तरह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि जो संख्या इनको गुणा करके आएगी वो 1009 से भी विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी, इसका मतलब है वो भी भाज्य संख्या है, यानी कि हमें प्रश्न में दी हुई दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये प्रश्न संख्या 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे, ठीक है। देखने में देखिए कितना डरावना सा सवाल लग रहा होगा, मगर ये काफ़ी आसान है। तो हमें जो जो दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले दे रखा है कि सोनिया को कितना समय लगता है चक्कर लगाने में, ठीक है। तो चक्कर लगाने में लगा समय किसे, सोनिया को, ठीक है। सोनिया को कितना लगा 18 मिनट, और रवि को लगता है 12 मिनट। अब हमें क्या बताना है, वो समय बताना है जिस पर वे दोनों साथ में आकर के मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे, ठीक है। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय हमें निकालना है। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, ठीक है, मिलने का समय। तो ये हम कैसे बताएंगे कि वो दोनों आकर के वापस कब मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जो दोनों का दिया हुआ समय है, यानी कि जो इन्होंने समय लगाया है, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 18 और 12, तो हम इस 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 18, 12 हम यहीं से निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले 2 से शुरुआत करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आया निकल के एलसीएम में, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 36। तो ये जो 36 मिनट निकला है यही हमारा वो समय है जब वे दोनों आकर के प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है ना। हम सबसे पहले देखा कि सोनिया कितना टाइम लगाती है और रवि कितना टाइम लगाता है, और वो चले चूँकि एक ही समान समय पे हैं, एक ही दिशा में हैं, एक ही बराबर से चलना शुरू किए थे वो एक ही बिंदु से, तो वो जा कर के प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट के बाद एक दूसरे से। चाल उनकी क्या है इससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब क्या है यहाँ पर कि वो कितने समय पहले चले थे और कितना समय उन्होंने लगाया और वो कितने समय में आपस में जाकर मिलेंगे। तो जो दोनों का एलसीएम होता है वही ये समय बताता है। तो आपका ही क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस आप लोगों से एक यही मेरा निवेदन समझ लीजिए कि आप लोग होमवर्क ज़रूर कीजिएगा जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं, और मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस जो है ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो आप उसका आंसर भेजिए, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये डाल दीजिएगा आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। बाकी आपको समझ में आया हो और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने और दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी भी सब्सक्राइब कर सकता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बेल आइकन बना होता है नोटिफिकेशन वाला, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, उसको ऑन कर लीजिएगा और उसमें जो है आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो डाली जाएं उन सब का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जब भी जो वीडियो डालूँगी मैं तो वो आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।